हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के डेफिनेशन क्लॉज यानी कि परिभाषा खंड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग एक साल पहले 1 जुलाई 2024 को हमारे देश पर भारतीय न्याय संहिता लागू होना स्टार्ट हुई है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता, जैसे आप इंडियन पीनल कोड समझते थे, वो लागू होती थी। अब इंडियन पीनल कोड में क्या था और इसमें क्या है कि इंडियन पीनल कोड में आपके डेफिनेशन क्लॉज एक सेक्शन में नहीं था। या जैसे कि सीआरपीसी में आपने देखा होगा धारा 2 में, जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था धारा 2 में पूरी परिभाषाएं दी गई थी, ऐसे यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर एक जनरल एक्सप्लेनेशन नाम से चैप्टर था, चैप्टर 2, जो धारा 6 से लेके 52A तक था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को डिफाइन किया गया था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 में उन सभी शब्दों को और कुछ नए शब्दों को डिफाइन किया गया है। तो उन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों में से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और एक दो पार्ट में इस सभी महत्वपूर्ण परिभाषा को कवर कर लेंगे। अब वीडियो पे आने से पहले समझते हैं ये आपके महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं। ये वो शब्द हैं जिनका उपयोग संहिता में विभिन्न अपराधों में, विभिन्न इलस्ट्रेशंस में प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को समझना अति आवश्यक है। और दूसरा, आपसे किसी भी जुडिशियल एग्जाम के प्री में आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है, कौन सी नई परिभाषा ऐड ऑन की गई है। सबसे पहले धारा 2 में डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो धारा 2(1) से लेकर 39 तक, 39 तक सभी डेफिनेशंस को कवर किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 2(1). इंपॉर्टेंट है, क्या कहती है तो कंपैरेटिवली आपको भी पता हो इसमें। तो धारा 2(1) बात करती है कार्य के बारे में। जो अगर आप आईपीसी में जाएंगे धारा 33 यानी 33 में था, वहाँ पर कार्य के अंतर्गत ही जो लोप था वो भी इसमें शामिल था। तो अब धारा 2(1) में दिया गया कार्य। तो कार्य की परिभाषा है, एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। बेसिकली अगर आप इसको समझें तो इसे डिफाइन कुल मिला के सही रूप में नहीं करता है, इसको हम समझना अलग से पड़ेगा। बेसिकली कार्य देखो, क्योंकि जब आप अपराध की परिभाषा पढ़ते हैं तो अपराध की परिभाषा में सिंपल तौर पे लिखा गया है बेकार्य या लोप, यानी ऐसे एक्ट या ओमिशन जिन्हें विधि द्वारा निषिद्ध या दंडनीय बनाया गया है अपराध कहलाते हैं। यानी ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जो विधि द्वारा मना कर दिया गया, अगर आप वो करते हो और उसके लिए दंड की व्यवस्था भी है तो वो सब अपराध कहलाते हैं। और इसी प्रकार आप इसमें समझो, अब एक्ट यानी कि कोई कार्य, तो कोई कार्य बेसिकली मानव के द्वारा कोई भी शारीरिक क्रिया की जाती है, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी, उसको हम कार्य बोलते हैं। कैसे? जैसे सपोज करिए आप चोरी कर रहे हैं, तो चोरी करने में किसी का बटुआ जेब से निकाला, तो बटुआ जेब से निकाल रहे हो ना, फिजिकल एक्टिविटी, हाथ डाला उसकी जेब में, उसकी जेब काट ली, तो क्या है, ये फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हो। और ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। अब इसमें तब अगर ऐसा कार्य करोगे, विधि ने मना किया और उसके दंड की व्यवस्था भी है, तो वो अपराध कहलाता है। तो इसी रूप में ये कार्य लिखा गया, उसमें कहना ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। तो इसमें एक शब्द ये लिखा गया, एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, यानी कि इसके अंतर्गत सीरीज ऑफ एक्ट जो है ना, कार्यों की जो आवली है वो भी उसी प्रकार से एक सिंगल कार्य माना जाएगा। जैसे सपोज करिए आपने क्या किया, जैसे आपने ये किया कि भाई ऐसा देखिए, मान लीजिए आपने सबसे पहले अगर मान लो किसी मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को मारने के लिए, ठीक है भाई, कई चरण होते हैं अपराध करने के, मिस्टर बी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग करता है, ठीक है, हथियार खरीदता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सही है, सब काम करता है, हथियार खरीदता है, रेकी करता है, कितने टाइम आता है कितने टाइम नहीं आता है। तो उसके बाद वो अगर मान सपोज उसको सामने मिस्टर बी मिल गया सामने, अब उसको मारने के लिए वो चलता, भाई मारने के लिए अग्रसर होता है, खूब मारता है, थप्पड़ मारता है, लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इधर जो उसके और साथ संगी साथी अगर उनको बुलाता तो उनको प्लानिंग करके उनको शामिल करता है, वो लोग मारते हैं। तो जो कुछ भी वो कर रहा है, कॉल करना, लोगों से रेकी करना, हथियार खरीदना, जितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है वो क्या लिखा गया, वो उसी प्रकार कार्य माना जाएगा जैसे एक सिंगल कार्य। मान लो किसी को गोली से मार देना, डायरेक्ट शूट कर देना, तो सिंगल कार्य से कर दिया। ऐसी पूरी प्लानिंग भी जो पूरी सीरीज बनाई उसने एक्ट कर करके, वो भी सिंगल माना जाएगा। ऐसा धारा 2(1) कहती है। ये आपके हो गया पहला डेफिनेशन, ठीक है। इसी में ओमिशन है, वो धारा 2 सबसेक्शन 25 में दिया गया 25 में, तो वो लोप के बारे में बात करता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे इसका ही एक रूप वो इसके साथ ही जुड़ता है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए,
अगली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं, बस नाम बताओ आपको, जीव जंतु के बारे में बात की, क्योंकि देखो ध्यान रखिएगा जब भी हम एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस पढ़ते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व, तो उसमें सिंपल लिखा गया है कि सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो मानव होता है, यानी मानव ही अपराध कर सकता है, जीव जंतु अपराध नहीं कर सकता है। तो जीव जंतु क्या है, तो उसके बारे में धारा 2 बताती है कि धारा 2 सबसेक्शन 2 लिखा गया है, जीव जंतु क्या लिखा गया है, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऐसा एनिमल के अंतर्गत वो सब जो लिविंग क्रिएचर है वो सब एनिमल माना जाएगा जो मानव के अलावा है, यानी कि मनुष्य के अलावा जितनी भी जो भी लिविंग जो जिंदा हैं वो सब आपके क्या कहलाएंगी, वो जीव जंतु कहलाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके कुत्ता, शेर, जो भी आप जानते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े, सब एनिमल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये आपके अपराध नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मानव प्राणी ही अपराध कर सकता है। तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए परिभाषा दी गई है कि आखिर एनिमल कौन होते हैं, क्योंकि आईपीसी में से लागू होने से पहले कई क्रिमिनल लॉज में ये प्रावधान था कि एनिमल्स को भी कल्प्रिट माना गया था, तो उसको हटा दिया गया, क्योंकि अपराध करने के लिए जो आवश्यक बुद्धिमत्ता चाहिए, जो मानसिक स्थिति चाहिए कि कोई चीज़ गलत है या नहीं है, वो सिर्फ मानव प्राणी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इसकी अगली ये परिभाषा ऐड ऑन की गई है धारा 2 सबसेक्शन 3 में, बालक यानी कि चाइल्ड। चाइल्ड का मीन्स ये आपको पता हो, ये आपके प्री में पूछ सकता है आपसे कि कौन सी परिभाषा ऐड हुई है, तो नए वाले पे खास गौर करना है। धारा 2 सबसेक्शन 3 में बालक शब्द दिया गया है, जो बात करता है मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि बालक शब्द से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी 18 वर्ष से जिस भी मनुष्य की आयु कम होगी वो बालक कहलाएगा, सिंपल तौर पे बता दिया गया। तो जहाँ भी शब्द बालक यूज हो इस संहिता में, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये वो शब्द हैं जो इस संहिता में फर्दर धाराओं में लागू भी होंगे, तो जहाँ भी लागू होगा वहाँ पर इसकी उम्र 18 वर्ष से कम मानी जाएगी। लेकिन कई एक्ट में अलग अलग एज हो सकती है, वो अलग एक्ट में, इस संहिता में 18 वर्ष से कम का आयु का व्यक्ति बालक माना जाएगा। अब अगली बात पे आते हैं, धारा 2 सबसेक्शन 4 कूटकरण, काउंटरफाइट। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पता भी होनी चाहिए, क्योंकि आपसे प्री में हो सकता है जहाँ पे शॉर्ट आंसर आए वहाँ पर भी पूछ सकता है कि कूटकरण क्या होता है। तो देखो अगर आप पढ़े परिभाषा, a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby practiced। तो देखो क्या लिखा गया है, अगर आप पढ़ें कूटकरण से, मतलब एक तरह से सिंपल तौर पे लिखें, सिंपल तौर पे समझें तो काउंटरफिटिंग, आपने एक सीरीज अभी आई होगी, देखी होगी, फर्जी नाम से, शाहिद कपूर की है, सभी ने देखी होगी, ठीक है, अगर देखते हैं तो उसमें क्या कहता है, वो फर्जी नोट बनाता है, उसका नाम फर्जी, तो फर्जी तो काउंटरफिटिंग एक तरीके से क्या है, अगर आप पढ़ेंगे भी आगे फर्दर सेक्शन इसमें दिए गए हैं, जिससे को कूटकरण करता है कोई, अगर मान लीजिए आपके, तो क्या लिखा गया है कि कूटकरण क्या होगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए एक चीज को दूसरी चीज इस सदृश से, इस आशा से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे। अब देखो, डिसिप्ट करे, लोगों को बेवकूफ बनाए, कैसे भाई नोट छापने काम किसका है, भारत सरकार का है, आरबीआई का है, ठीक है। तो आप सपोज करिए आपके पास उसकी अथॉरिटी है नहीं, तो आप लीगली नोट नहीं बना सकते हो। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए, जैसे हर कोई व्यक्ति अगर गलत अगर एक्टिविटी में चाहे तो नोट बनाना चाहे, मतलब सोचता है कि आप माला माल हो जाएंगे, आसान, मान लो उसे लगता है आसान भी है। तो ऐसे बहुत से गिरोह काम करते हैं जो जालसाजी, यानी जो आपके गलत नोट, नकली करेंसी बनाते हैं। तो एक नोट दूसरे नोट से उसने इस वजह से बनाया ताकि उसका इंटेंशन क्या है, भाई ऐसा तो नहीं है कोई नोबल कॉज के लिए बना रहा है, उसका इंटेंशन ये है कि वो दूसरे व्यक्ति को डिसिप्ट यानी कि प्रवंचित करेगा। अब मान लीजिए सपोज करिए अब सपोज मिस्टर ए जो हैं किसी शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए कन्फेक्शनरी की शॉप है, डेली नीड्स की शॉप है, और कहा उन्होंने कि भाई ऐसा है, मुझको फला सामान, दूध दे दीजिए, ये दे दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उसके 500 रुपये मान लीजिए बिल बैठा, अब वो 500 रुपये जो नकली 500 रुपये वो उसको देता है, ठीक है। अगर वो देखिए, अगर भाई वो खुद बनाने वाला है, तो उसका यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए जो है खुद ही बना रहे हैं नोट, ठीक है, और वो बना के ले जाते हैं। तो उसका आशय क्या है, 500 रुपये का सामान, क्योंकि वो उसकी नोट की वैल्यू 0 है, वो 500 रुपये आप
ले जाएगा, देगा, सामान ले लेगा। तो एक चीज को सादृश्य इस तरीके से बनाना कि दूसरे व्यक्ति को हम बेवकूफ़ बना सकें, प्रवंचित कर सकें, तो ये काउंटरफिटिंग यानी कि आपके काउंटरफाइट कहलाता है, कूटकरण कहलाता है। ठीक है, अगली बात और देखो, इसमें एक बात और भी है, ये तो यह भी संभाव्य जानते हुए कि उस संभाव्य जानते हुए कि प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता ही कहा जाएगा। अगर वो चीज़ जो उसने बनाई है वैसी बिल्कुल, उससे ये संभावना भी, मतलब सब जानता है कि इससे दूसरा व्यक्ति प्रवंचित हो सकता है, तो भी वो कूटकरण करता है। जानता है तो है ही है, लेकिन अगर संभावना भी है तो भी व्यक्ति कूटकरण माना जाएगा। जैसे इसका, अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन है वो आपके इसमें दिए गए हैं। क्या लिखा गया है कि कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है नकल बिल्कुल वैसी ही हो। जैसे जो नोट है आपके, अगर मिलता जुलता भी है तो भी आप काउंटरफिटिंग के लिए आपके लायबल ठहराए जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना, सिक्कों के लिए ही नहीं होता है, नकली नोट के लिए। स्टाम्प पेपर आपने सुना होगा, उस पर भी एक सीरीज आई थी, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो स्टाम्प पेपर, चूँकि भाई 10 रुपये का स्टाम्प, 100 रुपये का स्टाम्प, 1000 का स्टाम्प, तो उनको भाई सिंपल तौर पर अगर हम कहें तो भाई प्रिंटिंग मशीन में छाप सकते हो आप, लेकिन आप अथॉरिटी लाइसेंस नहीं है छापने का, सरकार के पास में है। तो अगर कोई व्यक्ति वैसा ही बिल्कुल वैसा बनाता है तो वो व्यक्ति भी काउंटरफिटिंग यानी कि कूटकरण के लिए लायबल ठहराया जाएगा। अब अगली बात ये यहाँ पर है, जो स्पष्टीकरण 2 दिया गया है, वो ये कहता है, इसका मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसका मतलब समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब मान ली सपोज करिए कोई एक व्यक्ति कोई एक नकल करता है दूसरी चीज़ से नकल, जिसको एक्सप्रेशन बनिए कहता है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, उसका मतलब ये है, मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ आपको। मान ली कोई व्यक्ति नकली नोट बनाता है, ठीक है, और नकली नोट उसने बना लिया, और उसका इस प्रकार से बनाया, उसने इस तरीके से बनाया कि सामने वाले, मतलब मिस्टर ए ने बनाया, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन सबको धोखा हो सकता है। वो नकली ऐसा ना एग्जैक्ट बनाया उसने कि उससे धोखा हो सकता है। तो फिर जब तक क्या लिखा गया है, जब तक प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो मिस्टर ए ने वो नोट बनाया है, तो ये उपधारणा की जाएगी। ऐसे तो सपोज कोई आर्टिस्ट है, वो सोचता है कि आपने अभी इंस्टा पे कोई रील्स आती है, वो 10 के नोट को दिखाते ना, पूरे बिल्कुल बना देंगे, 50 के नोट को बना देंगे पूरा। हो सकता है उसका इंटेंशन ये हो, ठीक है, लेकिन इसमें ये अजम्पशन किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि मिस्टर ए का इंटेंशन ये था कि सामने वाले को डिसिप्ट यानी कि प्रवंचित किया जा सके, यह संभावना थी प्रवंचित, क्या लिखा गया है, यह संभाव्य जानता था कि प्रवंचना की जाएगी। यानी कि अगर आपने फन के लिए, किसी काम के लिए भी बना रहे हो और आपके पास नकली नोट पाया जाता है, तो ये इसके एक्सप्लेनेशन 2 के आधार पर ये माना जाएगा कि आपने वो कार्य दूसरे को प्रवंचित करने के लिए बनाया था, आपका इंटेंशन ये था, यानी कि धोखा देने के लिए, या आप जानते थे कि आप उसको धोखा इस प्रकार देंगे। प्रिजम्पशन खंडनीय वाली है, अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं भाई मैंने तो इसलिए बनाया था, तो आप तो रिवोक भी कर सकते हो। ये आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 कूटकरण के बारे में बात करता है। ये परिभाषा लास्ट हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 2 सब सेक्शन 5 न्यायालय क्या होता है, कोर्ट क्या होता है। देखिए इसकी बेसिकली हर कई एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर क्या डेफिनेशन दी है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लिखा गया है, कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशली alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body which such judge or body of judges is acting judicially। अब इसमें लिखा गया है, तो समझ करिए कि कोर्ट क्या कहलाता है। न्यायालय से देखिए क्या लिखा गया है, ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है या फिर बताया गया है जिसे जुडिशियल कार्य करने, जुडिशियल एक्टिविटी करने के लिए बाय द लॉ एम्पावर यानी विधि द्वारा सशक्त किया गया है। अब देखो ऐसा जज अकेले वो कार्य करे या फिर एक क्या लिखा गया, बॉडी ऑफ जजेस या न्यायाधीश निकाय के रूप में अगर उसको विधि द्वारा सशक्त किया गया है और वो कार्य कर रहा है तो वो न्यायालय कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा बेंच ऑफ जजेस की, 5 जजेस की बेंच बन गई, तो क्या है, बॉडी ऑफ जजेस हो गए। तो बॉडी ऑफ जजेस क्या कर रही है, यानी न्यायाधीश निकाय क्या कर रहा है, एक न्यायिक कार्य कर रहा है, जुडिशियल एक्टिविटी कर रहा है, और वो जुडिशियल एक्टिविटी
करने के लिए बाय द लॉ उसे एम्पावर किया गया है यानी विधि द्वारा शक्ति प्रदान की गई है, तो वो आपके अगर वो जुडिशियल एक्टिविटी कर रहे हैं और बाय द लॉ उन्हें पावर दी गई है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो पूरा क्या कहलाएगा, न्यायालय कहलाएगा, पूरा कोरम। आप सपोज इसका एग्जाम्पल बहुत आपको सरल देसी शब्द में देते हैं। सपोज करिए एक जज साहब हैं, अब वो मान लीजिए अपने सर्विस के दौरान कोर्ट में बैठे हैं, ठीक है, एविडेंसेस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो उनके लिए लॉ के द्वारा पावर दी गई है। तो जब वो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, न्यायालय कहलाएगा, पूरा एरिया वो सब कुछ न्यायालय कोर्ट कहलाएगा। आप सपोज कि जज साहब हो गए रिटायर, अब उन्होंने सोचा कि जज साहब तो रिटायर हो गए, लेकिन उनके जो अंदर का जो न्याय देने की शक्ति वो कम नहीं हुई। अब वो जिस एरिया में, जिस गांव में, जहां भी रह रहे हैं, वहां जाकर उन्होंने क्या करा, पंचायत लगाना स्टार्ट कर दी। अगर मान लो वैसा भी सब कुछ काम कर रहे हैं, वो जुडिशली एक्ट नहीं कर रहे हैं और उनको बाय द लॉ एम्पावर नहीं किया है आफ्टर रिटायरमेंट, इसलिए वो उस समय वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरा एटमॉस्फेयर कोर्ट नहीं कहलाएगा, न्यायालय नहीं कहलाएगा। इसीलिए लिखा गया है, जो 2 शर्तें हैं इसमें आपको न्यायालय होने के लिए, न्यायाधीश हो या बॉडी ऑफ जजेस हो, यानी न्यायाधीश निकाय हो। दूसरी चीज़, उसको एम्पावर बाई लॉ, यानी कि उन्हें जो आपके न्यायिक कार्य है उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी करते हैं तो उस समय वो न्यायालय नहीं कहलाते हैं, जब वो जुडिशली एक्टिविटी करते हैं तभी न्यायालय कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और शब्द हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके 1-2 पार्ट और आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।